जय हिंद साथियों। ऐसे स्क्वायर होमवर्क सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी साइंस का चैप्टर 4। चैप्टर 1 2 3 से पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें। आज के टॉपिक में हम लोग बात करें अनुवांशिकी की, और अनुवांशिकी से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यह जो है लेक्चर टाइप या लेक्चर टाइप होगा। एमसीक्यू टाइप जो है रात में 8 बजे आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक टॉपिक पे मिल जाता है, जहां आप लाइव चैट में जुड़ते हैं और अपना आंसर दे करके रिवीजन करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और साथ ही आप यह भी जान लें कि आगामी जो भी परीक्षा है, चाहे वो एईडीओ का एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल हो या इंटर लेवल एएसओ हो या बीपीएससी हो, सभी परीक्षाओं में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात आती है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी है क्या? तो यह एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं। इसमें हम यह सीखते हैं कि गुण, कोई भी गुण, चाहे वो गुण कैसा भी हो सकता है, वह गुण अपने माता पिता से बच्चों में कैसे जाते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है? अनुवांशिकी से मिलती है। और यदि हम इसे सिंपल वर्ड में बताएं तो सिंपल वर्ड में कि यह बताता है कि कैसे कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचता है, और इन सभी लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और जनरेशन टू नेक्स्ट, एक जनरेशन से वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में जो जाता है, इसे इंग्लिश में हेरिडिटरी ट्रेट कहते हैं। तो यही है जेनेटिक्स या साइंस है। यह बताता है कि कैसे ट्रेट्स जो है पास करता पेरेंट्स से चिल्ड्रेन में। तो इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुवांशिकी का महत्व की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स क्या है? तो हम सब अपने माता पिता जैसे कुछ न कुछ दिखते हैं। तो चाहे वो आपका आंखों का रंग मिल रहा हो, या आपका कद मिल रहा हो, या बालों का प्रकार मिल रहा हो, कुछ ना कुछ तो समानता जो अपने माता पिता से संतान में, बच्चों में आता है। और यही समानता जो है यह इसलिए होता है क्योंकि यह गुण हमारे शरीर में मौजूद जीन के कारण आगे बढ़ता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। वी लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखते हैं। और एग्जाम्पल के लिए क्या क्या सिमिलर हो सकता है? आँख का कलर सिमिलर हो सकता है, हाइट हो सकता है, हेयर टाइप हो सकता है। इन सभी चीज़ों में सिमिलरिटी होती है। और यह होता क्यों है यह भी जानना जरूरी है। बिकॉज दिस हैपेंस बिकॉज दिस ट्रेस पास थ्रू जीन प्रेजेंट इन आवर बॉडीज, क्योंकि ये गुण हमारे शरीर में मौजूद जीन के कारण आगे बढ़ते हैं। जब जीन आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार जो है कुछ न कुछ गुण अपने संतानों में यह पहुंच जाता है। अनुवांशिकी के पिता की बात करें, पिता किसी भी चीज़ का, चाहे हिस्ट्री का पिता हो, ज्योग्राफी का पिता पिता हो, साइंस के हो, बायोलॉजी, किसी भी चीज़ के पिता का मतलब है सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने बताया। अर्थात अनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति जो है वह है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले अनुवांशिकी के बारे में बताया, इसीलिए फादर ऑफ द जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। साथ ही पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्होंने सबसे पहले बताया कि गुण किस नियम के अनुसार, जो भी नियम है वह किस नियम के अनुसार जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, और इन्हें अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। इससे पहले इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया था, और सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति जो है ग्रेगर जोहान मेंडल है, इसीलिए इन्हें पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। यहाँ कुछ कुछ टर्म आया है इस टॉपिक में। सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म आया है, उसके बाद जीन टर्म आया है। जीन जिससे मिल करके देखिए GEN, जीन से ही मिलकर जेनेटिक्स बना है। तो जेनेटिक्स अर्थात हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी, और इंग्लिश में वो है जेनेटिक्स। तो बात आती है कि इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया? तो जीन यानी जेनेटिक्स शब्द को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है विलियम बेटेसन, और जीन शब्द को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है विल्हेम योहानसेन। तो इसे याद रखेंगे, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है अनुवांशिकी। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है एक्सपेरिमेंट किस पौधा पे हुआ था? तो यह जो एक्सपेरिमेंट है यह मटर के पौधे पे हुआ था, पी प्लांट पे हुआ था। ठीक है, पी प्लांट पे हुआ।
अब प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि मटर के पौधे पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी और पौधे पे हो जाता, धान के पौधे पे होता, मक्का के पौधे पे होता, गेहूं के पौधे पे होता, मटर के पौधे पे होने का क्या रीजन है। तो एक रीजन है इसके पीछे, वो रीजन यह है कि मटर में कई अस्पष्ट गुण पाए जाते हैं। जैसे कि कोई पौधा लंबा होता है, कोई पौधा छोटा होता है, टॉल और शॉर्ट प्लांट्स होता है, कोई गोल बीज वाला, ये बीज के आधार पे गुण है, कोई गोल बीज वाला मटर होता है तो कोई झुर्रीदार बीज वाला मटर होता है। तो इन सभी के आधार पे इस कई तरह के वैरायटीज है यहाँ, कई तरह की अलग अलग तरह के पौधे हैं, और यही अलग अलग तरह के पौधे होने के कारण ग्रेगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट किस पर आधारित है, तो मटर के पौधे पर आधारित है। तो समझ में आ रही होगी। यदि आप इस तरह से पूरे टॉपिक को समझ करके नोट्स बना लेते हैं और एग्जाम के टाइम आप एक दो बार रिवीजन करके एग्जाम में जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और नोट्स बनाते चले। बात करें इसी चीज़ को, आपने मटर के पौधे की बात की, तो मटर के पौधे की बात करें तो अगर एक लंबा मटर का पौधा और एक छोटा मटर का पौधा आपस में क्रॉस किया जाता है। क्रॉस क्या होता है, मैं पौधे का क्रॉस में बता दूं कि जैसे दो पौधा है, ठीक है, यहाँ से इसके छील करके ऊपर से छिलका को हटा दिया जाए और दूसरे पौधे को भी छिलका हटा दिया जाए, और इन दोनों पौधे को यहाँ थोड़ा सा मिट्टी रख करके किसी चीज़ से टाइट करके बांध दिया जाए, 2 4 5 10 दिन तक बांधा रखा जाए, तो क्या होगा, इस पौधे से जड़ निकलेगा, एक दूसरे का गुण, यहाँ का जो पोषक तत्व है, यहाँ जो इसका अनुवांशिक गुण है इसमें पहुंचेगा और इसका अनुवांशिक गुण इसमें पहुंचेगा। और जो ज़्यादा प्रधान पौधा होगा, प्रधान मतलब जो अच्छी गुण वाला होगा, चाहे लंबाई के हिसाब से हो या अच्छा उत्पादन देने के हिसाब से हो, वो कम उत्पादन देने वाले पौधे को दबा करके अच्छे उत्पादन देने वाले पौधे में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे ही गुण को क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। आप आगे भी देखेंगे। और होता क्या है, अगली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे आते हैं इससे, और इसे मेंडल ने समझाया कि लंबा होना एक प्रमुख गुण है, ठीक है, डोमिनेंट फीचर्स है। तो किस प्लांट पे किया गया, तो ध्यान रखेंगे मटर पे किया गया। कैसे किया गया क्रॉस, तो शॉर्ट पी प्लांट को क्रॉस किया गया टॉल पी प्लांट से। और नेक्स्ट जनरेशन में क्या आया, जब ये दोनों जो क्रॉस कराया गया तो इसे क्या देखा गया कि इसे जो आने वाले पौधे हैं, रिजल्ट क्या आया, टॉल प्लांट का रिजल्ट आया। और मेंडल का कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूड किया कि टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेड्स, लंबाई क्या है, एक प्रमुख गुण है। क्रॉस बात आई है क्रॉस की, तो आप समझ ले कि क्रॉस होता क्या है, जब दो अलग अलग गुणों वाले पौधे या जीव आपस में मिलाए जाते हैं ताकि उनकी अगली पीढ़ी में कौन से गुण आए या नहीं आए यह जान पाए, तो इसे ही क्रॉस कहते हैं। व्हेन टू ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट ट्रेड्स आर ब्रेड कराया जाता है टुगेदर टू स्टडी हाउ ट्रेड्स अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड क्रॉस। अर्थात इसे आसान भाषा में आप समझना चाहे तो माता पिता से जीवों का मेल कराना, जीवों का मेल, माता पिता जीवों का मेल कराना ही मिक्सिंग पेरेंट्स टू स्टडी ट्रेड्स, यही क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। अब बात करें क्रॉस के कितने प्रकार होते हैं। सॉरी, क्रॉस के टोटल 4 प्रकार होते हैं। आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं, जिसे हिंदी में एकल संकर क्रॉस बोलते हैं। दूसरा द्विसंकर क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस है। तीसरा टेस्ट क्रॉस है। और चौथा जो है बैक क्रॉस है। इन सभी क्रॉस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें एकल संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो यह एकल संकर क्रॉस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिर्फ एक गुण का बात हो रहा है यहाँ। कौन कौन सा, पौधे की लंबाई एक तरह का गुण हो गया। जब एक ही तरह की गुण की बात हो तो जब ऐसे क्रॉस कराया जाएगा तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा, इसे ध्यान रखें। और इसके अपोजिट देखिए द्विसंकर क्रॉस में 2 गुण, क्या देखे ऊपर एक गुण और यहाँ क्या देख रहे हैं 2 गुण। 2 गुण क्या क्या हो सकता है, तो ये बीज का आकार वह गोल है या झुर्रीदार है अर्थात रिंकल्ड है, या फिर पीला कलर का है या हरा कलर का है। तो ये रंग के आधार पे 1 गुण, ये साइज के आकार के आधार पे 1 गुण, तो टोटल कितने गुण, 2 गुण। अर्थात 2 गुण का एक साथ अध्ययन किया जाए तो इसे द्विसंकर अर्थात डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। वेरी सिंपल और वेरी इजी।
इसे याद रखेंगे और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सा द्विसंकर जो क्रॉस है, द हाइब्रिड क्रॉस है, इसका एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से ये गोल बीज वाला, झुड़ीदार वाला, पीला वाला, हरा वाला ऐसा ऑप्शन होगा। तो आप इसे आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। अगर टेस्ट क्रॉस की बात करें तो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का क्या है, यह क्रॉस है। जब किसी जीव के प्रधान गुण, देखिए 2 तरह का होगा, कोई पौधा ही है तो एक पौधा अधिक फसल देने वाला है और वही दूसरा पौधा है कम फसल दे रहा है। तो अधिक फसल देने वाले जो पौधे हैं और कम जो फसल देने वाले पौधे हैं, उन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया जाए तो प्रधान गुण वाला कौन होगा, जो अधिक फसल उपज दे रहा है वो पौधा क्या होगा, प्रधान गुण वाला होगा, अर्थात डोमिनेंट नेचर वाला होगा। तो जो प्रधान गुण वाले पेरेंट्स है, प्रधान गुण वाले पेरेंट्स को एक शुद्ध और प्रधान गुण के साथ जब मिलाया जाता है, और इससे मिलाने से होगा क्या, इसे पता लग सकेगा कि प्रधान जो पेरेंट्स है शुद्ध है या मिश्रित है। जब शुद्ध होगा तो उसे आगे फसल लगाया जाएगा या फिर उसका पालन में आगे जो है अपने डेली लाइफ में यूज होगा। इससे इसी को बोलते हैं टेस्ट। इसे टेस्ट किया गया, टेस्ट क्या है, शुद्ध है या मिश्रित, इस बात का टेस्ट किया गया, इसीलिए इस क्रॉस का नाम टेस्ट क्रॉस पड़ा। अगला क्रॉस देखेंगे, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। टॉल प्लांट और नॉन प्रियोरिटी है, इसमें जान पता लगाना है आपको, टेस्ट करना है। और दूसरा शॉर्ट प्लांट है, और इसी तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं। चौथा है बैक क्रॉस है। जब F1 जनरेशन अर्थात प्रथम पीढ़ी की जनरेशन के पौधे को उसके किसी एक पेरेंट से फिर से क्रॉस किया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब इसे कहा जा सकता है कि बैक आना मतलब पीछे आना। पीछे आना मतलब कि किसी एक पेरेंट से फिर से क्रॉस, मतलब इससे पहले क्रॉस हो चुका है और दोबारा क्रॉस कर रहे हैं, आप पीछे आकर के क्रॉस कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, इसीलिए इसे बैक क्रॉस कहा जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, F1 टॉल प्लांट है और पेरेंट शॉर्ट प्लांट है, और इन दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बैक क्रॉस। और 2 और टर्म आता है, इसे से भी समझना जरूरी है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको आगे देखने को मिलेगा फिनोटाइप और जीनोटाइप। आपको समझना ये है क्या, ये टाइप है, ये किस तरह से टाइप है और इसका क्या उद्देश्य है, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ जानने को मिलेगा। सबसे पहले फिनोटाइप, यह किसी जीव के बाहरी दिखने वाले गुण जो होता है उसे कहते हैं फिनोटाइप। और जीनो, इसमें वर्ड क्या यूज हुआ है, जीन, अर्थात किसी जीव के अनुवांशिक बनावट, उन जीनों का संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन, जीन का कॉम्बिनेशन जो है जीनोटाइप कहलाता है। अब होता क्या है, जो फिनोटाइप है यह बाहरी गुण है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे लंबा होना, छोटा होना, गोल बीज होना, झुड़ीदार बीज होना, ये दिखाई देता है। और जो दिखाई देने वाला गुण है, जो प्रॉपर्टी है, ये कहलाता है फिनोटाइप। और जो जीन है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ये प्रयोगशाला लेवल पे ये जाना जा सकता है कि कौन सा जीन है, कैसा जीन है। तो जीनों का संयोजन जो है यह किसी गुण को नियंत्रित करता है, चाहे वो कैपिटल टी की बात हो, एक कैपिटल और स्मॉल टी हो, या दोनों स्मॉल टी हो। ये सभी किसके बारे में बताता है, जीन के बारे में, कि किस पौधा का जीन कैसा है। और जीन के बारे में बताने वाले जो है जीनोटाइप हो जाएगा। और बाहरी गुण जैसे लंबा होना, छोटा होना, साइज, आकार, ज़्यादा पैदावार देने वाला फसल, ये सभी बाहरी देखने वाली चीज़ होती है और इसे फिनोटाइप कहते हैं। तो इसे याद रखेंगे, जीनोटाइप हमें दिखाई नहीं देता और इसे केवल अध्ययन से जाना जाता है। द जीनोटाइप इज नॉट विजिबल, इट इज नॉन थ्रू जेनेटिक स्टडी, इसे ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या क्या आएगा, टॉल, ड्वार्फ, रॉन और रिंकल्ड, ये सभी सी टाइप आएगा। आगे बेस्ट एग्जाम्पल से समझे तो यदि कोई पौधा लंबा दिखता है तो लंबा होना उसका किस विशेषता को दिखाएगा, फिनोटाइप। लेकिन उसके जीन, चाहे वो टी हो, कैपिटल टी हमेशा लंबे पौधे के बारे में दिखा रहा है, अर्थात 2 पौधे को क्रॉस कराया गया और टी आया है। और ये और एक स्मॉल, एक कैपिटल टी, यह सभी क्या दिखा रहा है, इसके जीनोटाइप को बता रहा है, अर्थात जीन के बारे में बता रहा है, तो ये जीनोटाइप हो गया।
आगे हम इसे एग्जाम्पल में सेट करके देखें, इसे अलग अलग जो क्रॉस ब्रीड है उसे देखें। तो मोनो हाइब्रिड, ठीक है। तो मोनो, जहाँ भी मोनो वर्ड आता है यह हमेशा एक को दिखाता है, सिंगल को दिखाता है। एक संकरीय क्रॉस, एक संकरीय क्रॉस जब मेंडल ने एक पौधे को शुद्ध लंबे और एक पौधे को शुद्ध छोटे और लंबे जब आया तो टी यूज किया, छोटे है तो स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और आपस में मिलाया, मिलाया मतलब क्रॉस कराया। तो क्या इससे रिजल्ट आया? तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे बने, जितना भी पौधा था सभी संकर लंबा बना, अर्थात प्योर ड्वार्फ टीटी प्लांट एंड F1 प्लांट अपीयर्ड हाइब्रिड टॉल टीटी बिकॉज इससे बना एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना। क्यों? क्योंकि टॉल इज डोमिनेंट। कौन डोमिनेंट था यहाँ पे? टॉल। और आफ्टर सेल्फिंग in the F2 generation, the plant appeared in 3 tall and 1 dwarf ratio, और यह रेशियो अलग अलग रेशियो में बांटा गया। और एक्टिव पीढ़ी में स्वपरागण के कारण जो है, सेल्फिंग के कारण जो है, पौधे 3 लंबे, ठीक है, 3 लंबे में और एक छोटे पौधे में बन करके बाहर आया। और इस प्रकार फिनोटाइप का अनुपात जो है 3:1, क्योंकि 3 लंबे बना है और एक छोटा बना है। और जीनोटाइप का अनुपात 1:2 और 1 का अनुपात हो गया, 1:2:1 का रेशियो हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल है टीटी जो प्योर प्लांट था, और स्मॉल टीटी प्योर ड्वार्फ था। और F1 जो है ऑल टीटी टॉल के बारे में बता रहा है, सेल्फिंग स्वपरागण के बाद दूसरे पीढ़ी में आया तो 3 टॉल प्लांट बन गया यहाँ, ठीक है, 1 2 3, 3 बना और एक ड्वार्फ बना, एक ड्वार्फ पर एक बोना पौधा बन गया, अर्थात स्मॉल टी। बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस की, द्विसंकरीय क्रॉस की, तो द्विसंकरीय क्रॉस में मेंडल ने एक साथ 2 गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने गोल पीले बीज वाले पौधे को हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ मिलाया, क्रॉस कराया, और इसमें पाया कि गोल और पीले बीज दोनों प्रधान गुण है, और इसीलिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले बने, ठीक है। तो जो प्रधान गुण है, जो प्रधान गुण है गोल, क्योंकि मटर जो है गोल होगा और मटर जो है पीला होगा, ये दोनों प्रधान गुण है। और इन दोनों प्रधान गुण से क्या हुआ कि ये सभी पौधे गोल और पीले बन गए और दूसरे पीढ़ी में आ गए। F1 पीढ़ी में सभी जो पौधा है गोल और पीला बन गया। द्विसंकरीय बीज की बात करें तो द्विसंकरीय बीज में क्या हुआ, इससे पहले जो आप देखे हैं गोल और पीला जो बीज बना है, इसमें थोड़ा सा और अध्ययन किया गया आगे बढ़ करके, 2 गुण को एक साथ मिला दिया, जैसे गोल और पीले वाले बीज को और हरे और झुर्रीदार वाले को। जब ऐसा किया गया तो क्या पाया गया, क्या एक्सपेरिमेंट से क्या बाहर निकला? गोल तथा पीला दोनों प्रधान गुण है, इसीलिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले बन गए। और F2 पीढ़ी के स्वपरागण के बाद पौधे में गुणों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:1 प्राप्त हुआ, और इसे पता चलता है कि दोनों गुण स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से इसे हम लोग जानेंगे कि द्विसंकरीय क्रॉस से क्या सिद्ध हुआ कि गुण स्वतंत्र वर्गीकरण के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर बंद करके चलेगा, नहीं, स्वतंत्र वर्गीकरण के आधार पे आगे बढ़ेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसे कहते हैं। और दूसरे पीढ़ी में क्या पता चला कि 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे, अर्थात एक दूसरे के साथ अटैच होकर के। और यह क्रॉस आनुवंशिकता के किस नियम के अनुसार हुआ? तो तीसरे नियम। और तीसरा नियम क्या कहता है? स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम पर आधारित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं मेंडल के जो नियम है जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये एक्सपेरिमेंट कितने तरह के हैं? तो यह 3 तरह के एक्सपेरिमेंट है, 3 तरह के नियम दिए हैं मेंडल ने। और कौन कौन सा नियम है? प्रभुत्व का नियम, प्रभाविकता का नियम जिसे कहा जाता है, विभाजन का नियम अर्थात पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 तरह के नियम हैं। आइए हम लोग इन तीनों तरह के नियम को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जो नियम है, इस नियम का नाम है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस क्या होता है? हम लोग डोमिनेंस कहाँ वर्ड यूज करते हैं? जैसे दो दोस्त है, ठीक है, एक R नाम का दोस्त है और एक S नाम का दोस्त है।
और जो एस नाम का दोस्त है ये क्या करता है, इस पर अपना फैसला थोपता है कि हम जो कर रहे हैं वही करना होगा, हम जो कर रहे हैं वही सही है, तुम्हारा कोई विचार सही नहीं है, तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो। और इन्हीं के अनुसार सब काम होने लगे। तो ये बोलते हैं ये इसका नेचर कैसा है, डोमिनेंट नेचर। हम लोग वर्ड यूज करते हैं, एस का जो नेचर है डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब अपना सारा चीज़ दूसरे पे थोप दिया। ठीक उसी तरह से ये डोमिनेंस जो नियम है मेंडल का, जब दो विपरीत गुण जिसमें एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, डोमिनेंट मतलब जो प्रमुख गुण होगा, तो दोनों मिलते हैं तो पहली पीढ़ी में डोमिनेंट गुण दिखाई देते हैं और रिसेसिव गुण छिपा रह जाता है, लेकिन यह गायब नहीं होता, ध्यान रखेंगे। दूसरी पीढ़ी में यह वापस दिखाई देता है। ठीक है, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मीट, one dominant or one recessive, only the dominant traits appear in the F1 generation, while the recessive traits remain hidden, it's appear in F2 generation। ये समझने वाली बात है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे टॉल डोमिनेंट है और शॉर्ट जो है रिसेसिव है, और दोनों को आपस में क्रॉस करा दिए तो बना क्या, ऑल टी मतलब टॉल बन गया। F1 में सभी पौधे लंबे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट नेचर का होगा वही होगा, और यही क्या है, प्रभाविकता का नेचर अर्थात डोमिनेंस। डोमिनेंट वर्ड से डोमिनेंस बना है। इजी है, बहुत आसान है याद रखना। और हिंदी में प्रभाविकता, कौन किस पे को प्रभावित करता है, यह प्रभाविकता का नियम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रभाविकता का नियम किस नियम से संबद्ध है, अर्थात किस नियम पर आधारित है, किस नियम से संबंधित है। और चार ऑप्शन दे दे, पहला ऑप्शन आर्किमिडीज दे दे, न्यूटन दे दे, मेंडल दे दे। इस तरह से जब चार ऑप्शन देगा तो आप क्या आंसर लगाएंगे, किसका नियम है, आप मेंडल का नियम पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन अर्थात हिंदी में से पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण का नियम, गुणों को नियंत्रित करने वाले कारण जीन जोड़े में होते हैं। जोड़ा में होगा, जैसे कि आप क्या देख रहे थे, टी 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 टी, एक टी कैपिटल टी, ऐसे करके ये जोड़ा में है। जब ऐसे जोड़े में होंगे नियम, जोड़े में होंगे और गैमेट बनते हैं, पर ये दोनों कारक अलग अलग हो जाएगा। जो कैपिटल टी लंबे पौधे को दिखा रहा है ये अलग हो जाएगा, और प्रत्येक गैमेट में केवल एक ही जीन जाता है, और इसी को कहते हैं शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी, अर्थात पृथक्करण का नियम और शुद्धता का नियम एक ही चीज़ है। और इसमें होगा क्या, आपने ऊपर जो समझा, इच स्टेट्स कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन, और ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन द टू जीन सेपरेट। एक इससे बाहर आ जाएगा, एक इससे आ जाएगा। ठीक है, एक इससे आ जाएगा, एक इससे आ जाएगा, ऐसे करके सेपरेट होता है। और सो इच गैमेट्स कैरीज ओनली वन जीन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एग्जाम्पल क्या है, जीनोटाइप टीटी है और गैमेट्स जो है इसी में गैमेट, जीनोटाइप टीटी आपने ऊपर भी पढ़ा था, जीनोटाइप फिनोटाइप, तो आपने देखा था जीनोटाइप में टीटी होता है। और इसमें गैमेट्स क्या है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग होकर गैमेट बनाते हैं। कैसे गैमेट बनाएगा, अलग अलग होकर के। ये टी अलग होकर किसी के साथ जाएगा, ये टी अलग होकर किसी के साथ जाएगा, तब जाके गैमेट बनाएगा। ये एग्जाम्पल है, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। यदि समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो नोट्स बना लीजिए। आप एग्ज़ाम के टाइम में एक बार अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम हॉल में जाइए, आप अच्छे स्थिति में होंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये क्या होता है कि जब दो अलग अलग गुण वाले पौधों का संकरण किया, संकरण मतलब क्रॉस कराया जाता है, तो दोनों गुण का वितरण अलग अलग होगा। एक गुण का वंशानुगत वितरण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता है। और एग्जाम्पल भी देख लेंगे, व्हेन टू प्लांट्स डिफरेंट इन टू ट्रेड्स आर क्रॉस कराया जाएगा तो इस ट्रेड्स असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, और मीनिंग इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड्स डज नॉट अफेक्ट टू अदर। तो कैसे, एग्जाम्पल समझिए, एक टॉल और शॉर्ट है, दूसरा क्या आप एग्जाम्पल देख रहे थे, राउंड और रिंकल्ड सीड है। ये बीज का आकार की बात है, ये लंबाई की बात है, दो अलग अलग गुण है। आपने क्या देखा, दो अलग अलग गुण वाले पौधे, क्या करा दिया गया दोनों का,
दोनों का जो है क्रॉस कराया गया, ठीक है, क्रॉस कराया गया। और जैसे क्रॉस हुआ दोनों गुण का वितरण अलग अलग होता है, तो क्रॉस करने पर गुण मिश्रित होकर 4 प्रकार बन गए। कैसे प्रकार बनेगा, तो आप देखिए, इस टॉल को एक बार राउंड के साथ ले जाइए तो टॉल राउंड बना, इस टॉल को एक बार रिंकल्ड के साथ ले जाइए तो टॉल रिंकल्ड बना। आपको 2 मिल गया है। अब आइए, शॉर्ट को एक बार राउंड के साथ ले जाइए तो शॉर्ट राउंड बन गया। शॉर्ट को एक बार रिंकल्ड के साथ ले जाइए तो शॉर्ट रिंकल्ड बन गया। तो इस तरह से 4 प्रकार से क्रॉस करने पर ये गुण मिश्रित हो जाते हैं और मिश्रित होकर के 4 प्रकार बनाते हैं। 4 प्रकार बनाया, आपके सामने ये चारों प्रकार है, यानी गुण अपने अपने हिसाब से अलग अलग वितरित हो जाते हैं। जितने भी गुण हैं अपने अपने हिसाब से वितरित हो जाता है, ठीक है। आपने इस ऊपर वाले सभी टॉपिक, सभी पॉइंट को अच्छे से समझ गया है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप यस और नो भी लिखें, और कुछ और सुधार चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता दें। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या है, जीन। जीन होता क्या है, यह वंशानुगत की सबसे छोटी इकाई है, वंशानुक्रम की, अर्थात इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और ये करता क्या है, तो जो कोई गुण नियंत्रित करता है, अर्थात दैट कंट्रोल्स ए ट्रेड्स। कोई भी गुण है, लंबाई, लंबा होना, छोटा होना, अधिक उपज वाला होना, इन सभी गुणों को यह नियंत्रित करता है। जीनोटाइप, सॉरी, आपने पीछे देखा, एक बार रिवीजन के तौर पे मैं दोबारा लाया हूँ। जीव के अंदर मौजूद जीनों का संयोजन, अर्थात क्या बताए, जीनोटाइप है तो बस सिंपल वे है याद रखना किस टर्म से मिलवाना, जीनों से, तो जीन हो गया। और एग्जाम्पल में टी 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 अर्थात स्मॉल कैपिटल का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। और फिनोटाइप, जीव का दिखने वाला गुण, अर्थात बाहरी गुण, या लंबा होना, या छोटा होना, हरा होना, पीला होना, ये सभी गुण है। और एक और चीज आता है, एलील। एलील भी बोला जाता है, एलील से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे एलील। वैसे एलील से ये एलील भी, एलील वर्ड से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। युग्म विकल्प या एलील होता क्या है, एक ही गुण के विभिन्न विकल्प, गुण एक है लेकिन विकल्प आपके साथ बहुत सारा है, और विभिन्न रूप जो एक ही स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें युग्म विकल्प भी कहते हैं। यानी किसी गुण के दो विकल्प, किसी गुण के दो विकल्प युग्म विकल्प ही कहलाएगा। कोई भी एक गुण है, उस गुण के दो विकल्प है और दोनों विकल्प क्या कहलाएगा, युग्म विकल्प ही, अर्थात युग्म विकल्प है, ठीक है। और युग्म विकल्पी होता है, इसे एग्जाम्पल समझिए। जैसे गुण है पौधे की ऊंचाई, अर्थात टी से टॉल प्लांट डोमिनेंट ऑप्शन है, प्रभावी विकल्प है, और टी है शॉर्ट प्लांट रिसेसिव ऑप्शन है और प्रभावी विकल्प है। ये दोनों टी और टी एक ही गुण हाइट के दो अलग अलग विकल्प है, इसीलिए इसे एलील बोला जाता है और इसीलिए इन्हें युग्म विकल्प कहा जाता है क्या, हाइट का। इसे और दूसरा क्या हो सकता था, साइज का हो सकता था, लेकिन यहाँ केवल और केवल किसको लिया गया, हाइट को लिया गया। और जब हाइट को लिया गया तो एक ही तरह के दो गुण हैं जो आपको बताया गया है कि एक ही गुण के विभिन्न विकल्प, गुण एक है ऊंचाई, और गुण एक है ऊंचाई या लंबाई, और उसी के आधार पर अलग अलग गुण है, कोई लंबा है कोई छोटा है, इसी इसी को बोला जाता है एलील, ठीक है। आप अच्छे समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आइए हम लोग जितना चीज़ पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग रिवीजन करें समरी के रूप में। चलिए, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है इसे ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। डोमिनेंस, डोमिनेंस कहीं आया था, कोई चीज़ था डोमिनेंस, बिल्कुल था। प्रभाविकता का नियम, ये प्रथम पीढ़ी में डोमिनेंट गुण दिखेगा, ठीक है, दिखता है। ओनली डोमिनेंट ट्रेड शो इन फर्स्ट जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। और सेग्रीगेशन वाला कोई रूल था, बिल्कुल था। जिन गैमेट बनते समय अलग अलग हो जाएगा, जैसे टी टी एक टी अलग हो जाएगा, टी टी एक टी अलग हो जाएगा, तो ये अलग हो जाता तो जिन सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, गुण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, जो भी गुण है वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। ट्रेड्स इनहेरिट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ट्रेड्स जो है इनहेरिट जो है इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के से अलग होता है। और जीनोटाइप अंदर का जीन, फिनोटाइप बाहर का दिखने वाला रूप, और एलील जीन के दो रूप, ये सभी आपने ऊपर पढ़ा और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में रिवीजन के लिए लाए हैं, ताकि आप ऐसे ही नोट्स बना लेंगे और इसे एग्ज़ाम टाइम में यूज करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो जाए। आगे
इसी टॉपिक में हम लोग क्रोमोसोम के बारे में देख ले। क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। हिंदी में आगे लिखे हैं, आगे होगा कहीं गुणसूत्र। गुणसूत्र होता क्या है इसे समझिए। यह कोशिका है हमारा। क्या है कोशिका? क्या हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज मौजूद होता है और उसी के अंदर मौजूद धागे जैसा संरचना भी होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनमें हमारा डीएनए और जीन पाया जाता है। तो हमारा जो डीएनए है, हमारा जो जीन है, ये कहाँ पाया जाता है? तो धागे जैसी संरचना में पाया जाता है। और धागे जैसी संरचना कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। अर्थात कोशिका में धागे जैसी संरचना, धागे जैसी संरचना में डीएनए और जीन, डीएनए और जीन, ठीक है, डीएनए और जीन होता है। और क्रोमोसोम हमारे शरीर की जानकारी रखने वाली फाइल है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिस तरह कंप्यूटर में जानकारी रखने के लिए फाइल्स है, बहुत सारा फाइल्स है। आप जैसे सपोज करिए एक ऑफिस है, ऑफिस में जो रिटायर्ड कर्मी है उसका अलग फाइल है, जो वर्किंग है उसका अलग फाइल है। तो इस तरह से अलग अलग फाइल है। तो जिस कंप्यूटर में सारी जानकारी फाइल में होती है, उसी तरह शरीर की सारी जानकारी क्रोमोसोम में होती है। तो क्रोमोसोम में शरीर की सभी जानकारियाँ होती है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही क्रोमोसोम है। क्या क्या समझा? गुणसूत्र, इसी को गुणसूत्र बोलते हैं। या कोशिका में धागा रूपी जो संरचना है, उसी में हमारा डीएनए और जीन पाया जाता है। और हमारे शरीर की जानकारी रखने वाला यह फाइल है। और जिस तरह से कंप्यूटर में सारी जानकारी फाइल्स में होती है, उसी तरह से शरीर की सारी जानकारियाँ क्रोमोसोम में होती है। क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है? आपने ऊपर देखा, समझ ही गया होगा, तो समझे होंगे आप लोग। क्रोमोसोम जो है सेल के न्यूक्लियस में होता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और क्रोमोसोम आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसे एक दो बार और आगे भी रिपीट हुआ है, कोई नहीं, आपके रिवीजन के लिए बार बार इसे रिपीट किए हैं। मनुष्य कुल कितने क्रोमोसोम है? यदि संख्या पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे 46। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही कोई चीज़ याद रखता है, जैसे कि संख्या 46 याद रखा और ऑप्शन में लिखा हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन में लिख दिया 22, 23, 24, 24 और पाँचवा नन ऑफ दीज। वो अच्छे से क्वेश्चन पढ़े बिना यदि वो नन ऑफ दीज आंसर टिक लगा के आ जाए और 46 आप याद है उन्हें, तो इस तरह से गलती हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया ये पढ़ना होगा। यदि पेयर पूछा गया है, पेयर्स, पेयर्स कितने पेयर्स है क्रोमोसोम के, गुणसूत्र के कितने पेयर्स है, यदि पेयर्स पूछा जाएगा तब 23 सही है। यदि ये काउंटिंग पूछा जाए, नंबर पूछा जाए, तो ये 46 होगा। क्या होगा? 46। और 23 मल्टीप्लाई 2, 23 गुना 2 कितना हुआ? 46। इसे 46 क्रोमोसोम होता मनुष्य में। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है क्रोमोसोम, तो बात इतना हो गया, क्या है, कहाँ है, कैसे है, बहुत कुछ बातें हो गई। अब आपको जानकारी, आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी, ये किससे बने होते हैं? तो यह डीएनए और प्रोटीन, और प्रोटीन में भी हिस्टोइन से बने होते हैं, हिस्टोन से बने होते हैं। और क्रोमोसोम आर मेड ऑफ डीएनए और प्रोटीन्स। इसे ध्यान रखेंगे, किससे बने होते हैं क्रोमोसोम? डीएनए और प्रोटीन, और प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्रोमोसोम का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमोसोम का काम है शरीर का रंग, ऊंचाई, शरीर का आकार। इसका इंग्लिश नहीं किया, आप इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। शरीर का रंग, कलर, हाइट, साइज, ग्रुप, फिर कलर, आँख का कलर, बीमारी, जो डिजीज होता है, वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? जीन के रूप में क्रोमोसोम में होती है। और क्रोमोसोम डिसाइड ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और क्रोमोसोम के पेयर की बात करें तो क्रोमोसोम के मनुष्य में 23 क्रोमोसोम, मतलब 46 क्रोमोसोम और 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। बोले तो बार बार रिपीट होगा, कोई आप हड़बड़ाएंगे नहीं, इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 23 जोड़े हैं तो उसमें से 22 जोड़ा जो है ये ऑटोसोम, समान गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ा जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। और इसी से क्या होता है कि लड़का पैदा हो गया, लड़की, बेटा या बेटी, ये निर्धारित होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑटोसोम, मनुष्य में ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो आप हमेशा याद रखेंगे 22 पेयर, 22 जोड़े, अर्थात 44। आपसे पूछा जाएगा मनुष्य में सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो टोटल 46 में 44 हो गया, तो बचा कितना? 2।
कौन कौन सा? तो जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा, जोड़ा याद रखेंगे, पेयर, 23वां पेयर, 23rd पेयर, पेयर जो है इसमें एक जो है एक्स और दूसरा जो है वाई, ये क्रोमोजोम है। इसीलिए वर्ड पे ध्यान रखेंगे, समान गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं। तो आप समान यदि पढ़े ही नहीं है तो आप 23 लगा के आंसर आएंगे। यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, उसे बार बार रिवाइज किए हैं, क्यों कहा जाता है, कैसे, सब कुछ समझ गए हैं, तो आप यहाँ 22 ही आंसर लगा के आएंगे, जो बिल्कुल सही होगा ऑटोसोम के लिए। और मनुष्य में कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यदि यह प्रश्न पूछा गया और आप गलती से टिक लगा कर आ गए हैं 23, तो आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे सेक्स क्रोमोसोम पूछा जा रहा है, अर्थात लिंग गुणसूत्र। ये कितने होते हैं? जोड़ा में एक जोड़ा, और संख्या में, नंबरिंग में, काउंटिंग में दो। दो कौन कौन से? एक एक्स और एक वाई। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आगे और देखेंगे। देखिए, मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम, महिला और पुरुष के गुणसूत्र क्या है? महिला में, पुरुष में सबसे पहले देखें तो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है क्रोमोसोम, और महिला में एक्स और एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अब होता क्या है, बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो बच्चे का लिंग पिता द्वारा तय होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी जानकारी नहीं होगा कि पिता द्वारा होता है या माता द्वारा होता है। तो आप जान लें कि बच्चे का ये सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, ये डिपेंड करता है पिता के क्रोमोसोम पे, क्योंकि पिता का एक्स और वाई दोनों दे सकता है यदि, लेकिन मदर ऑलवेज गिव्स एक्स, फादर गिव्स एक्स और वाई। ध्यान रखेंगे, माँ जो है हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है, बट पिता एक्स और वाई दोनों। यदि एक्स के साथ, एक्स जो माँ की एक्स क्रोमोसोम है, उसके साथ एक्स का कॉम्बिनेशन बन गया, तो क्या हो गया? डॉटर, अर्थात बेटी। और यदि माता की एक्स और पिता का वाई मिल गया, एक्स और वाई हो गया, तो ये हो गया बेटा। इसे क्या बना? बेटा। ठीक है, तो आप क्या समझे? एक्स एक्स जो है गर्ल्स, लड़की के बारे में, एक्स एक्स जो है गर्ल्स, एक्स और एक्स जो है गर्ल्स बेटी के बारे में होगा, एक्स और एक्स मिलेगा तो, और एक्स और वाई मिलेगा तो लड़का, अर्थात बॉय के बारे में होगा। आगे प्रश्न है, क्रोमोसोम में होता क्या है? क्रोमोसोम कंटेंस, क्या रखता है क्रोमोसोम? तो गुणसूत्रों में जीन होते हैं, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम के हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है? तो जीन होता है। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और उसी डीएनए में जीन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम है, उसमें डीएनए हुआ, और उसी डीएनए में जीन होता है। तो सीडीजी का ये फार्मूला है, इसे याद रखेंगे, सीडीजी। ठीक है, सी से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता क्या है? डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। और यदि मानव शरीर की बात करें तो टोटल जीन इन ह्यूमंस, अर्थात मानव में कुल कितने जीन है? तो 20,000 से 25,000 जीन होते हैं मानव में। और सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम 1, और सबसे छोटा क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम 21 जो है सबसे छोटा क्रोमोसोम है मानव शरीर के में। और आगे बात आती है सहलग्नता, लिंकेज। सहलग्नता क्या है, इसे जानिए। यह क्या है? यह वो स्थिति है जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम है, जब दो जीन उसी पर एक दूसरे के पास होगा, एक दूसरे के पास होगा, और वे हमेशा साथ साथ अगली पीढ़ी में जाएगा, इसी बोलते हैं सहलग्न। ठीक है, सह वर्ड से हमेशा आप याद रखते हैं सहपाठी, सहगामी। सह वर्ड तो आप अवगत है सह वर्ड से, उसी तरह से सह मतलब साथ साथ, अर्थात एक दूसरे के पास होगा और हमेशा साथ साथ अगली पीढ़ी में जाएगा। तो ऐसे जीन को क्या बोलेंगे? सहलग्न जीन, सहलग्नता। ठीक है, सहलग्नता वर्ड है एक साथ साथ अगली पीढ़ी में जाना। एग्जाम्पल, दो बच्चे एक ही सीट पर बैठे हो, मतलब एक आउट ऑफ बायोलॉजी एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि दो बच्चे एक ही सीट पर बैठे हो, और यदि सीट आगे बढ़ी तो दोनों साथ साथ जाएंगे। उसी तरह से एक ही क्रोमोसोम पर बैठे जीन भी साथ जाते हैं। और सहलग्न जीन, लिंक्ड जीन क्या होगा? तो ये सहलग्नता। ठीक है, ईमानदारी, और कोई ईमानदारी है और कोई ईमानदार है। ठीक है, ईमानदारी और ईमानदार में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस सहलग्नता और सहलग्न जीन में है।
अर्थात संलग्न जीन तब क्या है, तो संलग्न जीन वे जीन होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होने के कारण कभी अलग नहीं होते हैं और साथ में इनहेरिट होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। लिंक्ड जीन आर जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर। और एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल जानेंगे। जीन ए और जीन बी एक ही क्रोमोसोम पर पास पास होते हैं। जो जीन ए है और जीन बी है वो एक ही क्रोमोसोम पे होता है, एक ही गुणसूत्र पर पास पास होगा। ए जाएगा तो बी भी उसके साथ जाएगा, इसी को बोलते हैं संलग्न जीन, लिंक्ड जीन। लिंग सहलग्न जीन क्या होता है, तो लिंग सहलग्न जीन की बात करें तो वे जीन है जो सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम है, आपने देखा ऑटोसोम था और सेक्स था, तो एक्स और वाई पर पाया जाता है और उन्हीं के अनुसार गुण आगे जाता है, इसे लिंग सहलग्न जीन कहते हैं, सेक्स लिंक जीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस का जीन जीन एक्स क्रोमोसोम पे होता है और यह एक्स लिंक जीन कहलाता है। जब एक्स लिंक जीन होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिंग संलग्न जीन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और एक्स लिंक्ड गुण लड़कों में ज़्यादा क्यों दिखाई देता है, तो लड़कों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जैसे कि लड़कों के लिए एक्स और वाई, और महिलाओं के लिए एक्स एक्स, तो एक ही है, लड़कों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और यदि एक्स पर खराब जीन हो तो उसका सीधे असर दिखाई देता है। यदि लड़के उसकी माँ से कलर ब्लाइंडनेस वाला क्रोमोसोम मिला है तो लड़का कलर ब्लाइंड हो जाएगा, अर्थात उसे रंग का सही पहचान नहीं हो पाएगा। लिंग संलग्न गुणों का कुछ एग्जाम्पल है, किस किस बीमारी में यह गुण है, यह चीज़ जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, अर्थात डायरेक्ट जो है यदि किसी के नाना को है, नाना का है तो उसके नाती को होगा और फिर इसके नाती को भी होगा, ठीक है, इस व्यक्ति के नाती को भी होगा। तो यह जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो यही है कि किसके बारे में बता रहा है, लिंग संलग्न गुण के बारे में बता रहा है। और हीमोफीलिया, ब्लड बाल्डनेस, जो बाल्डनेस में गंजापन होता है, और हाइपरट्रिक्रोसिस, ये सभी जो है वह लिंग, ये सभी के सभी जो किसके बारे में बता रहा है, लिंग संलग्न गुण के बारे में बता रहा है। यदि माँ कैरियर है तो क्या होगा, एक्स सी एक्स, और पिता नॉर्मल है तो एक्स हुआ है, और बेटे में कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना अधिक हो जाएगा इस तरह से। और इसकी खोज की बात करें किसने किया था, तो मॉर्गन ने। कब किया था, तो 1910 ईस्वी में किया था, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके फाइनल सुपर इजी समरी को देखें, रिवीजन को देखें, तो सेम क्रोमोसोम पर जीन हो तो ये क्या होता है, लिंकेज होता है सेम क्रोमोसोम पे, और साथ विरासत में मिलने वाले जीन जो है लिंक्ड जीन कहलाएगा। और एक्स और वाई क्रोमोसोम पे जब जीन हो तो सेक्स लिंक्ड जीन कहलाएगा। लड़कों में एक्स लिंक ट्रेट्स ज़्यादा होता है क्योंकि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ये इसका वजह है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एक्स लिंक ट्रेट्स का, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, बाल्डनेस, ये सभी एग्जाम्पल है। अब बात आती है क्रोमोसोम का, तो इसका नाम किसने दिया था, इसे ध्यान रखेंगे, कौन है, डब्ल्यू वाल्डेयर। और 1888 ईस्वी में डब्ल्यू वाल्डेयर ने नाम दिया था क्रोमोसोम का, अर्थात हिंदी में गुणसूत्र का नाम दिया था। और गुणसूत्र में मौजूद पूरे डीएनए का सेट होता है, यानी शरीर को बनाने और चलाने की पूरी जानकारी जीनोम कहलाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए जीनोम क्या है, तो शरीर को बनाने और चलाने की पूरी जानकारी रखने वाला, अर्थात द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम कंटेनिंग ऑल बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द जीनोम, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और जीन क्या है, जीन डीएनए का छोटा हिस्सा है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जो जीन है डीएनए का एक छोटा हिस्सा होगा, ठीक है, और यह किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, यही क्या कहलाता है, जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल ए स्पेसिफिक ट्रेट। आंखों का रंग तय करने वाला जो डीएनए का हिस्सा है वही जीन है। एग्जांपल, डीएनए सेगमेंट दैट डिटरमाइंस आई कलर, ये क्या होता है, जीन कहलाता है। यूनिट्स ऑफ जेनेटिक की बात करें तो अनुवांशिकी की जो कुछ इकाइयां हैं इसे भी देख लीजिए। जीन
का काज करने वाली जो इकाई है इसे सिट्रॉन कहा जाता है। और वह इकाई जिसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से मीटॉन बन गया, इसे याद रखेंगे। और रिकॉम्बिनेशन होता है तो रिकॉन। जब दो आपको आसानी से याद है, तीसरा वैसे भी याद रह जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन से म्यूटॉन इकाई बना, रिकॉम्बिनेशन से रिकॉन बना, और ये जो काज करने वाली जीन का काज करने वाली इकाई है ये सिट्रॉन है। और आगे मनुष्य में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए प्लाज्मा जीन क्या है, जो जीन क्रोमोसोम में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं उन्हें प्लाज्मा जीन्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एम्प्टी डीएनए जो है ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मा जीन का एग्जाम्पल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यह क्या है, यह तकनीकी किसी व्यक्ति की पहचान और व्यक्तित्व की पुष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात यह कोई व्यक्ति जैसे कि चोरी कर रहा है और किसी जगह पर हाथ रख दिया या कहीं बाल गिर गया, जैसे बलात्कार हुआ और कहीं पे स्पर्म गिर गया, ठीक है, तो इस तरह से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का वह कौन सा व्यक्ति है, इसकी पुष्टि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से यह पता चल पाता है। और एक बार फिर उसको क्लियर कर ले, अच्छे से रिवीजन कर ले। लिंग निर्धारण स्त्री पुरुष के गुणसूत्र में, जैसे कि वहाँ देखे थे आप 46 था टोटल, 46 तो टोटल यहाँ 44, 45, 46 ये फीमेल का हो गया, और मेल में भी 46, 44, 45, 46 तो ये हो गया। और ये कैसे लिंग निर्धारित होगा, तो महिला हमेशा एक्स क्रोमोसोम वाला एग देती है, इसीलिए 22 + X होगा। 22 मतलब जोड़ी, 22 पेयर, ठीक है। और पुरुष में 2 स्पर्म देता है, एक्स और वाई वाला। और होगा क्या, एक्स मदर का और एक्स फादर का जब आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये बने, इससे पैदा होगी बेटियां। और एक्स मदर का और वाई फादर का तो इससे बेटे। तो ये हुआ बॉय और गर्ल्स की कहानी, सेक्स डिटर्मिनेशन की कहानी। और फाइनल कंक्लूजन क्या है, संतान का लिंग हमेशा पिता के स्पर्म से तय होता है। सॉरी, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत बारीकी से, जितना भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, उस आधार पे इसको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। हम लोग मिलते हैं बायोलॉजी के टॉपिक 5 में, और साथ ही हिस्ट्री भी चल रहा है, हिस्ट्री के टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो बौद्ध धर्म से संबंधित, उस टॉपिक में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।